तो हाँ, तो बजट देखते हैं हम लोग। बिहार का बजट 22-23 का, है ना। आपको पता है कि बजट जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का होता है। आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ना, उसके लिए बजट दिया जाता है। तो आने वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 22-23, मतलब जो चल रहा है ना। करेक्ट। हाँ, जब वो बजट प्रेजेंट हुआ था, बजट का प्रेजेंट हुआ बिहार में, इट वाज प्रेजेंटेड बाय, कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। इट वाज प्रेजेंटेड बाय, कौन है? तारकेश्वर प्रसाद, है ना, बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार, मिनिस्टर ऑफ बिहार तारकेश्वर प्रसाद, है ना, श्री तारकेश्वर प्रसाद। हेलो हाँ बोलिए। सर, इसमें तो लिखा हुआ चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। यही है, गलत लिखा हुआ है, वैसे नहीं लिख सकते। लिखा है अगर तो गलत लिखे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर भी है, वही है तारकेश्वर प्रसाद, है ना। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी वही है। लेकिन जब लिखेंगे ना, तो हमेशा लिखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर करता है, भले ही वही डिप्टी सीएम है, लेकिन ये लिखने का तरीका सही नहीं है। तो भले ही वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, लेकिन हम क्या लिखेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर। इट वाज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार ऑन 28 फरवरी, है ना, 28 फरवरी 2022। अब देखिए यहाँ पे बजट कब लाया गया? 28 फरवरी 2022 को। और किस ईयर के लिए? जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए लाते हैं बजट, है ना। बजट का मतलब क्या है? एस्टिमेशन, है ना, अनुमान लगाते हैं। एस्टिमेशन किस चीज का? एक्सपेंडिचर और इनकम का, रिसीट और एक्सपेंडिचर का, कितना आएगा और कितना जाने वाला है ना, यही बजट होता है। बजट का मतलब क्या होता है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, जैसे फरवरी 2022 में हम बजट प्रस्तुत किए, तो आने वाला फाइनेंशियल ईयर कौन है? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, है ना। इसलिए बजट क्या बोले? 22-23 का, है ना। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए बजट प्रस्तुत होता है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का एस्टिमेट क्या है? एस्टिमेट मतलब अनुमान क्या है ना। अनुमानित जो स्टेटमेंट क्या है? एनुअल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, है ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट कोई शब्द नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बजट करके कोई शब्द नहीं है। तो शब्द कौन सा यूज होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। तो बजट क्या है? एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। सर जो यूनियन बजट होता है सर, उसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर ही मतलब क्या एस्टिमेट करता है? यस राइट, यस राइट, फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट तैयार करता है और बजट प्रस्तुत करता है ना। ओके, तो बजट क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही वर्ड आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, बजट सब नहीं मिलेगा। तो वो है क्या? प्रत्येक साल जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट किस चीज का? कितना रिसीट होगा, कितना आय होगा और कितना व्यय होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, इसी को हम बजट बोलते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह से बिहार के लिए बजट को, है ना, और इसके कुछ हाइलाइट्स को हम लोग देखते हैं। और ये एस्टिमेटेड हो, एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित होता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम जितना अनुमान लगाए उतना ही हो आगे। अब इकोनॉमिक सर्वे बताएगा कि कितना वो बजट सही था, है ना। इकोनॉमिक सर्वे जब आता है वो पिछले साल का, है ना। इकोनॉमिक सर्वे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे कब आया? इकोनॉमिक सर्वे 2021, है ना, 21-22, एक साल पहले का इकोनॉमिक सर्वे होगा 2021-22। लेकिन वो डेटा कब का देगा? फाइनल डेटा 20-21 का, है ना। तो फाइनल डेटा किसका नहीं देगा? डेटा 20-21। मतलब जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सब ये कब शो करता है, मतलब ये कब दिखाता है एक साल? कब दिखाता है? इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले ही आ जाता है। ये 28 फरवरी को बजट हुआ है ना, इससे पहले ही फरवरी में ही आया होगा इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन उसका नाम होगा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, एक साल पहले का रहता है इकोनॉमिक सर्वे।
पिछले साल का हम बताते हैं इकोनॉमिक सर्वे। क्या इकोनॉमिक सर्वे का मतलब है हमारी इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के पास जो डेटा है वो फाइनल डेटा किसका है, 20-21 का, है ना। कल बताया था ना कि कैसे वो डेटा कैलकुलेट होता है ना। तो 20-21 का फाइनल डेटा है इकोनॉमिक सर्वे 21-22 का, और 2022 में जो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत होगा वो कौन सा होगा, 21-22 का इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन बजट कौन सा होगा, 22-23 का, अगले साल का। इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का बताता है और बजट अगले साल का, नेक्स्ट ईयर या करंट ईयर का बताता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो भी डेटा हम पढ़ेंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए पढ़ेंगे, है ना। आने वाले फाइनेंशियल में क्या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना होगा, रिसिप्ट कितना होगा, है ना। तो सबसे पहला है कि जो हमारा जीएसडीपी है, द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार फॉर 2022-23। सबसे पहला एस्टिमेट क्या करेंगे, जीएसडीपी का। जीएसडीपी मतलब जैसे सेंटर में जीडीपी होता है उसी तरह स्टेट में जीएसडीपी होता है। तो पहला एस्टिमेट हम किस चीज का करेंगे कि हमारा जो जीएसडीपी होगा वो 22-23 में कितना रहेगा, है ना। इसका एस्टिमेट सबसे पहले हम करेंगे। बजट में एस्टिमेट करते हैं कि आने वाले समय में क्या रहेगा, है ना। तो जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है 22-23, उसमें हमारा जीएसडीपी कितना रहेगा वो हम यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे सबसे पहला। तो हाइलाइट्स में क्या है ना, पहला हाइलाइट जो जीएसडीपी होगा हमारा 22-23 का, है ना, वो करेंट प्राइस पे दिया हुआ है, यहाँ पे करेंट प्राइस पे। कल मैंने बताया था आपको कोई भी अगर कुछ भी नहीं लिखा रहे तो उसका मतलब होता है कांस्टेंट प्राइस, यानी नॉर्मल नॉमिनल जीएसडीपी की बात हो रही है ना, अगर कुछ भी नहीं लिखा रहे। लेकिन जहां पे लिख देगा ना करेंट प्राइस, यानी वो करेंट प्राइस पे वो कैलकुलेट कर रहा है ना। तो यहाँ पे करेंट प्राइस पे लिखा हुआ है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार फॉर 2022-23, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार, सॉरी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर बिहार या ऑफ बिहार फॉर अगले साल का एस्टिमेट कर रहे हैं 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर है आने वाला, है ना। फॉर 2022-23 at current price is projected to be at ब्रैकेट में लिख देंगे at current price, है ना, क्योंकि जब ये नहीं डालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कांस्टेंट प्राइस पे, लेकिन ये डाल दिया अगर करंट प्राइस पे, इसका मतलब ये करंट प्राइस पे अभी का जो मूल्य है उस पे, यानी रियल जीएसडीपी की बात कर रहे हैं हम लोग, रियल जीएसडीपी की बात कर रहे हैं, नॉमिनल की बात नहीं कर रहे। तो इज प्रोजेक्टेड टू रुपीज 7 पॉइंट, सॉरी, इज प्रोजेक्टेड टू बी रुपीज, है ना, 745,310 करोड़, 745,310 करोड़। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हमने क्या प्रोजेक्ट किया है 2022-23 के लिए, कितना रहेगा 745,310 करोड़, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट डेटा। सर करंट प्राइस तो मतलब दिया हुआ रहेगा ना सर, जब कुछ नहीं दिया हुआ तो वो कांस्टेंट प्राइस लेके चलेंगे। हाँ, जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो कांस्टेंट प्राइस मान लेंगे। नॉमिनल कांस्टेंट प्राइस पे जो निकलता है वो कौन सा रहता है, नॉमिनल नॉमिनल जीएसडीपी। हाँ, और जो करेंट प्राइस पे निकलता है वो कौन सा रहता है, रियल जीडीपी। तो जब कुछ भी नहीं लिखा रहे तो समझेंगे कि वो कांस्टेंट प्राइस पे बात कर रहा है, वो नॉमिनल जीएसडीपी है ना। जब लिख देगा करेंट प्राइस तो ये रियल जीएसडीपी हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। और ये ग्रोथ कितना दिखा रहा है ना, this growth with a growth, इसी में लिख लीजिए with a growth of 9.7% ग्रोथ दिखा रहा है ना, पिछले साल के अपेक्षा। ग्रोथ हमेशा प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके लेते हैं कि प्रीवियस ईयर कितना था जीएसडीपी हमारा करंट प्राइस पे, इस साल कितना है, दोनों में ग्रोथ दिखाते हैं। 9.7% ग्रो हुआ है। पिछले साल अगर 100 जीएसडीपी था, 100 करोड़ या 100, तो अभी कितना हो जाएगा 109.7 अगर इंक्रीज हुआ है तो इस साल, है ना। तो 9.7% ग्रोथ हुआ है।
ठीक है, 9.7% ओवर द रिवाइज एस्टिमेट। देखिए यहाँ पे डेटा का बहुत बड़ा खेल है। डेटा का खेल कैसा चलता है, एक एस्टिमेट होता है, फर्स्ट एस्टिमेट होता है ना, फर्स्ट एस्टिमेट है ना, फर्स्ट एस्टिमेट जो बजट में हम लोग करते हैं उसको एस्टिमेट बोलते हैं डेटा का। एक होता है रिवाइज एस्टिमेट, रिवाइज बीच में आता है, फाइनेंशियल ईयर के बीच में रिवाइज एस्टिमेट होगा, है ना। और एक होता है फाइनल, फाइनल डेटा, है ना, वो इकोनॉमिक सर्वे बताता है आपको। तो ये रिवाइज एस्टिमेट पे आपको दिखा रहा है इतना परसेंट ग्रोथ, क्योंकि अभी फाइनल डेटा आया नहीं है 21-22 का, है ना। तो इसमें लिखिए 9.7% ओवर द रिवाइज एस्टिमेट, ओवर द रिवाइज्ड estimates of 2021 और 22। समझ में आया ये रिवाइज एस्टिमेट पे कितना ग्रोथ हुआ है। रिवाइज एस्टिमेट समझ में आया क्या होता है। एक बार एस्टिमेट्स तो होता है जो बजट के टाइम में होता है, अनुमान लगाते हैं, है ना, वो एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर यानी फरवरी में, है ना, अभी फाइनेंशियल स्टार्ट भी नहीं हुआ है तब हम एस्टिमेट कर लेते हैं। एक होता है रिवाइज एस्टिमेट, वो बीच में होता है ना, फाइनेंशियल ईयर के बीच में 22-23 जो फाइनेंशियल होगा उसके बीच में, मिड में, जैसे जुलाई अगस्त ऐसे इस टाइम जो आता है ना, जुलाई अगस्त या अक्टूबर सितंबर में एक बीच में रिवाइज एस्टिमेट होगा, है ना। और एक फाइनल डेटा आता है, अभी 2021-22 का फाइनल डेटा अभी आया होगा, है ना, 2021-22 का आ गया होगा, लेकिन जब जिस समय ये बजट आया था, बजट प्रस्तुत किया गया था, उस समय फाइनल डेटा नहीं आया था 21-22 का। क्यों? क्योंकि वो फरवरी में आया था, फरवरी में बजट पेश किया गया था, और फाइनल डेटा कब आएगा, 31 मार्च 2022 के बाद अब आ गया होगा फाइनल डेटा, है ना। तो इसीलिए जो बजट प्रस्तुत होता है उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है। समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। तो ये जो ग्रोथ दिखा रहा है ये रिवाइज एस्टिमेट पे दिखा रहा है 21-22 जो मिड में दिखा होगा, है ना, क्योंकि फाइनल 21-22 का फाइनल डेटा नहीं आया होगा फरवरी में, वो कब आएगा, 31 मार्च 2022 के बाद आया होगा। इसलिए क्योंकि ये 28 फरवरी को हुआ है तो उस समय फाइनल 21-22 का फाइनल डेटा नहीं आया होगा, इसलिए ये रिवाइज एस्टिमेट पे ग्रोथ दिखा रहा है। समझ में आया? हाँ सर। तीन तरह से होता है एस्टिमेट जो बजट के टाइम में आता है, एक रिवाइज एस्टिमेट, एक फाइनल डेटा, है ना। फाइनल डेटा जब वो फाइनेंशियल खत्म हो जाता है। एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले बजट एस्टिमेट जो होता है, रिवाइज एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर के बीच में, और एक फाइनल डेटा जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, वो जो रिवाइज एस्टिमेट आता है तो बीच में आता है, वो 6 महीना देखता होगा उसका परफॉर्मेंस इकोनॉमिक का, उसके बाद फिर से रिवाइज करता है। बिल्कुल सही। एस्टिमेट वो भी एस्टिमेट की है लेकिन रिवाइज कर देता है 6 महीना देखने के बाद, तो फिर से रिवाइज कर देता है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा चीजों को, अगर अच्छे से पकड़ते हैं ना आपको पकड़ में आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 ये कभी भी फाइनल डेटा देगा 21-22 का। इकोनॉमिक सर्वे 21-22 फाइनल डेटा देगा 21-22 का, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे फरवरी 2022 में आ रहा है ना, और तब तक 21-22 का फाइनल डेटा अभी नहीं आया है। फाइनल डेटा कब आएगा, 22 एंड हो जाएगा, 31 मार्च 2022 के बाद आएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे जो डेटा देगा, कल जो मैंने पढ़ाया आपको इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, जो इस साल इकोनॉमिक सर्वे पास हुआ 2022 में, वो कौन सा इकोनॉमिक सर्वे था, एक साल पहले का होता है 21-22। वो डेटा किसका दे रहा है, फाइनल डेटा किसका देगा, वो 20-21 का, उसका फाइनल है उसके पास, 21-22 का फाइनल नहीं है उसके पास। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो हाँ एक रिवाइज डेटा है, रिवाइज डेटा होगा उसके पास, रिवाइज एस्टिमेट होगा इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जनरली फाइनल डेटा देता है, रिवाइज एस्टिमेट नहीं देता है। यहाँ पे बजट में, ये बजट में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है बिहार का करंट प्राइस पे वो प्रोजेक्ट किया गया है 2022-23 के लिए, यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में जो हमारा जीएसडीपी होगा करेंट प्राइस पे, वो कितना रहने के लिए प्रोजेक्ट किया गया है, 745310 करोड़। इतना पैसा मतलब इतना जीएसडीपी हम क्रिएट करेंगे, है ना। और
ये पिछले साल की अपेक्षा, पिछले साल में भी ये कौन सा ले रहा है, रिवाइज एस्टिमेट ले रहा है 21-22 का, यानी ये कब आया होगा, सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर, है ना, अक्टूबर नवंबर मिड में आया होगा ये डेटा, अक्टूबर नवंबर 2021 में आया होगा, उसके आधार पे ग्रोथ दिखा रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, रिवीजन चाहिए, समझना चाहिए। पता है मैं जब इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने इकोनॉमी पे कमांड किया, इकोनॉमी पे, है ना, इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे, और एक बार कमांड हो जाता है इकोनॉमी पे तो बहुत ही आसान हो जाता है, फिर किताब खोलने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं पड़ता अभी कोई भी किताब। उसमें डेटा याद करना दिक्कत होता है सर। डेटा तो हर साल चेंज हो रहा है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो देखना पड़ता है मुझे डेटा, लेकिन जो कंसेप्ट है उसके लिए मुझे बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पता नहीं कब से मैं रिवाइज नहीं किया हूँ इसको, 4-5 साल हो गया इकोनॉमी नहीं पढ़ा। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है ना, न्यूज़ पढ़ने से क्या होता है, करंट। हाँ हेलो सर, वो जो बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे बजट के बाद आता है? नहीं पहले आ जाता है, इकोनॉमिक सर्वे पहले आ जाता है सर। अब अभी आप बताए ना कि 20-21 का डाटा इसलिए नहीं दिया है कि वो तो 31 मार्च को आएगा, और बजट को फरवरी में से रिप्रेजेंट किया है। हाँ, तो इकोनॉमिक सर्वे भी फरवरी के आसपास आ गया होगा, मतलब 10 दिन पहले ऐसे आता है, बजट से 5-10 दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे जो 21-22 आया है वो कहाँ से डेटा, वो मीट वाला दे रहा है ना, मीट वाला कब आया होगा, अक्टूबर नवंबर 2021 में आया होगा मीट वाला, रिवाइज जो है, रिवाइज एस्टिमेट पे दे रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है सर अभी भी कंफ्यूजन ये है। जो फाइनल है 21-22 का, वो फाइनल से डाटा कब आता है इकोनॉमिक सर्वे? 31 मार्च के बाद ही आएगा ना, जब भी आएगा मई जून में आएगा, जून जुलाई में, है ना। तो अगला जो इकोनॉमिक सर्वे होगा ना, अगला जो इकोनॉमिक सर्वे होगा जो फरवरी में पेश होगा, अगला इकोनॉमिक सर्वे वो देगा फाइनल डेटा 21-22 का, समझ में आ रहा है। यस सर। 31 मार्च हो जाएगा, उसके बाद ही ना आएगा फाइनल डेटा, आप खुद सोचिए ना, 31 मार्च हो जाएगा, और ये इकोनॉमिक सर्वे तो पहले ही आ गया है, फरवरी में ही आ गया, 1 फरवरी को आता है शायद, मतलब कुछ दिन पहले, बजट से कुछ दिन पहले, ऐसा नहीं कि 2-4 महीने पहले, कुछ दिन पहले, 5-10 दिन पहले आ गया, ताकि उस पर डिस्कशन हो, उसके आधार पे बजट पे डिस्कशन हो सके, है ना। तो समझे, तो ये जो ग्रोथ है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिहार का 22-23 में जो होगा अगले फाइनेंशियल में, करंट प्राइस पे वो प्रोजेक्ट किया गया है 7,451,310, और ये रिवाइज एस्टिमेट जो 21-22 का रिवाइज एस्टिमेट है उससे 9.7% ज्यादा है, ग्रोथ है। 2021-22 में कितना ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया था, 2021-22 में कितना ग्रोथ प्रोजेक्ट किया था, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रीवियस बजट था, बजट में ग्रोथ प्रोजेक्ट करते हैं ना कि अगले साल इतना ग्रोथ होगा, बजट में ग्रोथ प्रोजेक्ट करते हैं कि इतना साल इतना ग्रोथ होगा। तो पिछले साल बजट में कितना ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया था, इन बजट 2021-22 द प्रोजेक्टेड ग्रोथ वाज 9.8 किया गया था। अब देखिए इससे क्या फायदा होता है, प्रोजेक्टेड ग्रोथ वाज 9.8% over the previous year, over the previous year। जो पिछला बजट था उसमें प्रोजेक्ट क्या किया था कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा, यानी 21-22 में, यानी 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें कितना ग्रोथ होगा, 9.8, और कितना हुआ है लगभग, अभी ये फाइनल नहीं है लेकिन कितना हुआ है, 9.7 हुआ है ना, अभी फाइनल नहीं। तो पिछले साल जो प्रोजेक्ट किया गया था, कितना प्रोजेक्ट किया गया था, 9.8। ओके, अब यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना, ये पूछता है कि इस बजट में 2022-23 के बजट में गवर्नमेंट ने कितना, मैंने क्या बोला, बजट का मतलब क्या होता है, जो बजट अकाउंट होता है,
बजट में देखिए, बजट अकाउंट थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। जो बजट होता है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का, उसमें क्या क्या रहता है, उसमें वो देता है, दो अकाउंट होते हैं उसमें, बजट में दो अकाउंट होते हैं, एक रिसीट अकाउंट और एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट मतलब कितना आय, कितना आएगा, है ना। एक्सपेंडिचर मतलब कितना व्यय, कितना खर्च होगा, ठीक है। रिसीट में भी दो अकाउंट होता है, कैपिटल और रेवेन्यू, नॉमिनल नहीं, रेवेन्यू, है ना। और एक्सपेंडिचर में भी दो होता है, कैपिटल और रेवेन्यू, दो अकाउंट, है ना। बजट के दो अकाउंट होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट अपना स्टेटमेंट देता है कि इसमें कितना आएगा, इसमें कितना कितना रिसीट होगा, कितना टोटल एक्सपेंडिचर होगा, कितना टोटल रिसीट होगा, कितना टोटल एक्सपेंडिचर अगले फाइनेंशियल ईयर में। और रिसीट में भी दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट, है ना। एक्सपेंडिचर में भी दो अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट, है ना। तो ये सारा स्टेटमेंट देता है गवर्नमेंट कि इसमें कितना आएगा, रिसीट, टोटल रिसीट कितना होगा, उसमें से कैपिटल रिसीट कितना होगा, रेवेन्यू रिसीट कितना होगा, कितना खर्च होगा, है ना। एक्सपेंडिचर, उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा। कल मैंने बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ क्या होता है ये। कैपिटल, पहले रिसीप्ट की बात करें। रिसीप्ट मतलब आय, गवर्नमेंट को कहां से पैसा आएगा, अगले फाइनेंशियल में कितना पैसा आएगा और कहां से आएगा, तो उसमें है कैपिटल। कैपिटल रिसीप्ट का मतलब क्या हुआ, कैपिटल रिसीप्ट मतलब जैसे पैसा आ रहा है, जैसे गवर्नमेंट कर्ज लिया, है ना, लोन लिया, गवर्नमेंट लोन लिया तो पैसा आया ना उसके पास, रिसीव हुआ कि नहीं, आय हुआ कि नहीं लोन से। लेकिन वो जो आय हुआ, वो गवर्नमेंट पे क्या किया, जो लोन ले रहा है गवर्नमेंट, वो लायबिलिटी क्रिएट किया ना गवर्नमेंट पे। तो कैपिटल रिसीट में क्या होता है, लायबिलिटी क्रिएट होता है। कैपिटल रिसीट में क्या होता है, लायबिलिटी क्रिएट होता है। सर लोन लिया या ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट किया जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो सब कैपिटल में। हाँ, तो वहां पे हाँ, वहां देखिए, जो लोन लिया उससे क्या हो गया, उससे लायबिलिटी क्रिएट हुआ, उस पे कर्ज हुआ कि नहीं गवर्नमेंट पे, यस तो सर। कैपिटल अकाउंट। डिसइन्वेस्टमेंट किया, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपना शेयर बेच दिया, गवर्नमेंट ने अपना शेयर बेच दिया, तो शेयर बेचने के कारण क्या हुआ, एसेट का लॉस हुआ कि नहीं, यस सर एसेट हुआ। का लॉस हुआ कि नहीं। तो एसेट का लॉस हो, एसेट मतलब धन, शेयर एक एसेट है कि नहीं, शेयर, घर, गाड़ी, बंगला, शेयर, ये सब क्या है, एसेट है हमारा, जहां से पैसा आता रहता है ना, जहां से पैसा आता रहता है, एसेट क्रिएट करते हैं ना हम लोग। इसलिए बोला जाता है इकोनॉमी में एसेट क्रिएट कीजिए। एसेट मतलब घर बना दिए, उसे रेंट आ रहा है ना, शेयर खरीद लिए, उसे डिविडेंड आ रहा है ना, गाड़ी खरीद लिए, उसे क्या आ रहा है, उसे भाड़ा पे चलवा रहे हैं तो पैसा आ रहा है। तो एसेट मतलब जहां से पैसा आता रहता है। तो कैपिटल रिसीट का मतलब या तो लायबिलिटी क्रिएट हो या तो कर्ज हो जाए, जैसे गवर्नमेंट पैसा लिया लोन, जो पैसा आया वो किस में जाएगा, कैपिटल रिसीट में जाएगा, इस वाले अकाउंट में जाएगा। लेकिन इससे क्या हो रहा है, लायबिलिटी क्रिएट हो, तो या तो लायबिलिटी क्रिएट हो, कर्ज हो जाए, या तो फिर एसेट का लॉस हो, है ना। शेयर बेच दिए, गाड़ी बेच दिए, जो पैसा आया, पैसा तो आ गया, रिसीट हुआ, इसी अकाउंट में डालेंगे कैपिटल वाले में, लेकिन उससे क्या हो रहा है, एसेट का लॉस हो रहा है। तो या तो लायबिलिटी क्रिएट हो या तो एसेट का लॉस हो, दोनों ही केस में जो पैसा आएगा उसको कहां रखेंगे, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिसिप्ट में, है ना। और बाकी जो पैसा रहेगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट में। रेवेन्यू में भी दो तरह का रिसिप्ट होता है, एक होता है टैक्स, टैक्स से पैसा आता है, दूसरा नॉन टैक्स। टैक्स तो आप समझ रहे हैं, है ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी या फिर इनकम टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, रिसिप्ट, है ना, आय आ रहा है गवर्नमेंट को। नॉन टैक्स में क्या आएगा, नॉन टैक्स में जैसे गवर्नमेंट कर्ज दिए हुए, है ना, हाँ, जैसे शेयर लगाए हुए तो उससे जो डिविडेंड आ रहा है ना, शेयर जो लगाए हुए उससे डिविडेंड आ रहा है, पैसा जो कर्ज पे दिया उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा सब किस में जाएगा, नॉन टैक्स रिसीव में। पैसे जो दिया हुआ है उससे इंटरेस्ट आ रहा है ना, या जो शेयर लगाया हुआ है गवर्नमेंट उसका डिविडेंड आ रहा है, तो सब किस में आएगा, नॉन टैक्स रिसीव में। या फिर सर अगर जो लोन दिया हुआ है गवर्नमेंट, वो जो आएगा वो तो कैपिटल में जाएगा ना, उसका इंटरेस्ट बता रहे हैं। नहीं सर, इंटरेस्ट तो रेवेन्यू वाला अकाउंट में जाएगा, लेकिन जो लोन दिया वो लोन का रिपेमेंट होगा तो वो हाँ, किस लोन अकाउंट वापस में? आएगा, हाँ,
तो वो कैपिटल हाँ में ही आएगा, कैपिटल में। कैपिटल में ही आएगा वो, Yes, है ना। उसका इंटरेस्ट इसमें आएगा नॉन टैक्स में। देखिए लोन जो दे रहा है तो लायबिलिटी घट रहा है कि नहीं, लोन रीपेमेंट हो रहा है ना, तो लायबिलिटी घटा ना। लायबिलिटी और एसेट से रिलेटेड जो भी चीजें रहेगा ना तो किसमें जाएगा, कैपिटल में। लायबिलिटी और एसेट से रिलेटेड जो भी चीज रहेगा तो किसमें जाएगा, कैपिटल में। तो जो पैसा रीपेमेंट हो रहा है उसे एसेट बढ़ रहा है कि नहीं, एसेट भी बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे नॉन टैक्स समझ गए। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात करें, कितना खर्च करेगा, उसमें जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब कितना खर्च कर रहा है। जैसे हम क्या किए, गाड़ी खरीद लिए, पैसा खर्च किए, गाड़ी खरीद लिए, एसेट बन रहा है कि नहीं, एसेट का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, हुआ ना। रोड बना दिए, स्कूल बना दिए पैसा खर्च करके, तो क्या हुआ, एसेट क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, बताइए। हाँ सर। एसेट बन रहा है ना। तो एसेट और लायबिलिटी को चेक करना है। एसेट लायबिलिटी वाला चीज कहाँ जाएगा, कैपिटल वाले में। अगर पैसा जा रहा है तो एक्सपेंडिचर वाले में कैपिटल में डाल दीजिए, पैसा आ रहा है तो रिसीट वाले कैपिटल में डाल दीजिए। लेकिन आपको चेक क्या करना है, एसेट और लायबिलिटी, है ना, यही दो चीज चेक करना है। जैसे गाड़ी खरीद लिया गवर्नमेंट, पैसा खर्च किया, एक्सपेंडिचर में जाएगा। लेकिन गाड़ी खरीद रहा है तो गाड़ी एक एसेट है, स्कूल बना दिया एसेट है ना। कैपिटल क्रिएट कर रहा है, इंडस्ट्री खड़ा कर दिया एसेट है, मशीन खरीद लिया एसेट है, तो कैपिटल में जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू में क्या होगा, और यहाँ पे देखिए लोन भी चुकाएगा, वो कैपिटल से जाएगा। लोन जो चुका रहा है, गवर्नमेंट ने लोन लिया था, लोन चुका रहा है ना, स्टेट गवर्नमेंट से या कहीं से भी लोन लिया था, आरबीआई से, तो लोन चुका रहा है, तो लायबिलिटी कम हो रहा है कि नहीं गवर्नमेंट का, तो किसमें जाएगा, कैपिटल में, है ना। तो लायबिलिटी और एसेट को आपको चेक करना है, या तो कम होगा या लायबिलिटी बढ़ेगा, या तो एसेट कम होगा या तो एसेट बढ़ेगा। रेवेन्यू में क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, जो भी सैलरी वैलरी, मतलब कैपिटल के अलावा जो भी एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। सैलरी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, किसमें आएगा, रेवेन्यू में। इतना समझ में आया सभी को, थोड़ा बहुत हाँ सर, समझ में आया मुझे। आ गया ना। क्लियरिटी रखना जरूरी है, क्लियरिटी, है ना, रखना नहीं है, क्लियरिटी होना जरूरी है। इकोनॉमिक्स का मतलब है क्लियर कंसेप्ट इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। बीपीएससी में इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा नहीं पूछता है डीप में, यूपीएससी में पूछता है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिए इकोनॉमिक्स। इतना पढ़ लिए कि अब जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, तो सब आराम से समझ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं क्या करने वाला है क्या नहीं, है ना। स्पेकुलेशन भी आप कर लेते हैं, है ना, कि क्या होने वाला है, इसका इफेक्ट क्या होगा, उतना नहीं आपको जानना है ना। बीपीएससी में इकोनॉमिक्स का बहुत रोल नहीं है, डेटा ही डेटा ज्यादा पूछता है, थोड़ा छोटा मोटा कंसेप्ट पूछ लेगा, इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहना है इकोनॉमिक्स को लेकर। मैं इसलिए समझा दिया जैसे कि कंसेप्ट आ जाए, है ना, इसको समझने में ज्यादा आसानी होगा फिर। ओके, तो ये समझ में आ गया कि इसी का स्टेटमेंट जो होता है, इसी का जो डेटा देता है गवर्नमेंट, वही बजट है ना, वही बजट है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि एक्सपेंडिचर कितनी है गवर्नमेंट इस साल के बजट में, है ना। एक्सपेंडिचर कितना एस्टिमेट किया है, कितना खर्च होने वाला है गवर्नमेंट, तो एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। एक्सक्लूडिंग डेब्ट, है ना, एक्सक्लूडिंग डेब्ट रिपेमेंट, इसमें एक्सपेंडिचर में एक्सक्लूडिंग डेब्ट रिपेमेंट, डेब्ट कर्जा चुकाएगा उसमें भी खर्च होगा ना, तो एक्सक्लूडिंग डेब्ट रीपेमेंट को छोड़कर कितना एक्सपेंडिचर है इस साल के बजट में 2022-23 में, कितना एक्सपेंडिचर है 223021, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 223031, 223031, 021 करोड़, ये डेटा समझ में आ गया। डेब्ट को छोड़कर, क्योंकि डेब्ट जब हम चुकाएंगे, कर्जा चुकाएंगे तो वो भी तो एक्सपेंडिचर है ना, लेकिन उसको छोड़कर कितना बाकी का एक्सपेंडिचर कितना है 223021 करोड़, है ना, 2022-23 का एस्टिमेशन है 223021
51 करोड़। ठीक है, ये 9% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और डेप्ट कितना है, डेप्ट का खर्च कितना होगा, है ना, ये हुआ एक्सक्लूडिंग, और अब डेप्ट कितना है, गवर्नमेंट के पास डेप्ट कितना है उसको भी चुकाना होगा। वन फोर सिक्स सेवन जीरो, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा फिर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा फिर, जोड़ दीजिए। कितना होगा ना, टोटल भी याद रखिए, टोटल याद रखने की जरूरत नहीं है, डेप्ट याद रखिए, डेट याद रखिए कितना कर्ज है, और कर्ज के अलावा जो एक्सपेंडिचर है, टोटल है 237691। ठीक है, रिसीट कितना है, एक्सक्लूडिंग बोरिंग, एक्सक्लूडिंग बोरिंग मतलब रिसीट मतलब पैसा आएगा भी ना कर्ज लेंगे तो, उसको नहीं अभी पहले देखना है। एक्सक्लूडिंग रिसीट कितना है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को छोड़कर, बोरोइंग को छोड़कर रिसीट कितना है, 197,136 करोड़, है ना, 197,136 करोड़। और ये 16% बढ़ा है, कर्ज 9.8% कम हुआ है, कर्ज 9% से डिक्रीज हुआ है, और रिसिप्ट जो है 16% से इंक्रीज हुआ है। तो ये लिख लीजिएगा, ये वाला जो डेटा है इसमें पिछले साल की अपेक्षा 9.79% से डिक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर कम हुआ है ना, और रिसीट बढ़ा है ना? ये जो डेटा है यहाँ पिछले साल की अपेक्षा 16% से इंक्रीज हुआ है, रिवाइज एस्टिमेट से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 16%, और ये रिवाइज एस्टिमेट से कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, 9%। एक्सपेंडिचर कमा है, इनकम बढ़ा है ना, एक्सपेंडिचर कमा है, इनकम बढ़ा है। सर वो 19 से 71 है बोरोइंग में, 197136, अच्छा बोरोइंग नहीं 19 नहीं है, 14 है, कहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे, हाँ बोरोइंग एक्सक्लूडिंग रिसिप्ट वाला सर, हाँ एक्सक्लूडिंग बोरोइंग में 197136, रिवाइज एस्टिमेट से 16% इंक्रीज हुआ है। इसके बाद डेट कितना आएगा, है ना, कितना इसको मिलेगा रिसिप्ट में, जो रीपेमेंट होगा डेट का, ये नहीं दिया है। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा, ये होता है ना, राजकोषीय घाटा हिंदी में बोलते हैं इसे। फिजिकल होता क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट सर टोटल डेट, टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, जैस्मिन का सर इसमें। अच्छा देखिए, पहले डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट मतलब कमी, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है,
रिसिप्ट से ज्यादा एक्सपेंडिचर है ना, यही डेफिसिट हुआ। अब यहाँ पे दो तीन तरह का डेफिसिट होता है, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट तो आप समझ रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू डेफिसिट में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है और रेवेन्यू डेफिसिट से कैसे अलग है? फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट से कैसे अलग है? रेवेन्यू डेफिसिट तो सिंपल है सर रेवेन्यू रिसिप्ट। हाँ बोलिए सर बताइए, फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट से कैसे अलग है? सर बजट जितना था उससे अगर ज़्यादा खर्चा हो जाए तो उसको बोलेंगे फिजिकल डेफिसिट। अच्छा, बजट जितना था उससे ज्यादा खर्च हो जाए। हाँ, बजट से भी ज़्यादा रेवेन्यू अगर ज़्यादा हो जाता है, बजट जितना था उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो फिजिकल डेफिसिट होगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है फिर? हाँ बताइए, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट, सही बोल रही हैं आप, टोटल एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है। फिजिकल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर देखा जाता है ना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। जो डेफिसिट हुआ वो फिजिकल डेफिसिट हुआ। अब फिर बजट डेफिसिट क्या है? बजट डेफिसिट क्या है? तीनों में अंतर पता होना चाहिए आपको। रेवेन्यू डेफिसिट तो सिंपल है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस है रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। इन बजट डेफिसिट भी सिंपल है। बजट टोटल जो इनकम है ना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ये बजट डेफिसिट हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट बजट डेफिसिट से कैसे अलग है? फिजिकल डेफिसिट बजट डेफिसिट से कैसे अलग है? आप जो बोल रही है ना जैस्मीन, वो बजट डेफिसिट हुआ है ना, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल इनकम को घटा दिए। इन फिजिकल डेफिसिट क्या है फिर? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर से। रेवेन्यू, रेवेन्यू कहाँ है यहाँ पे? एक्सपेंडिचर और रिसीट है। रेवेन्यू तो रिसीट का एक पार्ट है, एक्सपेंडिचर का भी पार्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब तो नहीं, गलत वर्ड यूज कर रहे हैं, रिसीट यूज कीजिए, है ना। टोटल देखिए, बजट डेफिसिट क्या हो जाएगा? बजट डेफिसिट, बजट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो डेफिसिट मतलब कमी हो गया, रिसिप्ट कम था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ये बजट डेफिसिट हो गया। सर रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ? फिजिकल डेफिसिट तब ये हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट, जब डिसइन्वेस्टमेंट कर दे गवर्नमेंट। उसको कह सकते हैं फिजिकल डेफिसिट, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, सर भूल गई हूँ, याद नहीं है, पढ़े मैं थे। बता रहा हूँ बस, इसलिए मैं पहले पूछ ले रहा हूँ ना। देखिए बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए। अभी मैंने कैसे तोड़ तोड़ के बताया है, एक्सक्लूडिंग डेट रीपेमेंट। देखिए सिंपल समझिए, सबसे पहले बजट, बजट नाम है बजट, यानी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस बजट, बजट डेफिसिट। सबसे पहला टर्म क्या आता है? बजट डेफिसिट। ये सिंपल होगा। डेफिसिट मतलब कमी होता है, और बजट मतलब टोटल बजट, बजट मतलब पूरा खर्च। तो बजट डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तभी तो डेफिसिट हुआ, कमी हुआ। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, तो ये आ जाएगा बजट डेफिसिट। समझ में आ रहा है? फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है, जो बजट का जो बोरोइंग पार्ट है उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेट, एक्सक्लूडिंग डेट, डेट रिपेमेंट माइनस टोटल रिसीट,
टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी बोरोइंग को हटा दिए तो वो क्या हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट। यही डिफरेंस है बजट डेफिसिट में और फिजिकल डेफिसिट में। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बजट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में सिर्फ एक ही अंतर है। बजट डेफिसिट में सब सारा तरह का एक्सपेंडिचर लेंगे, माइनस कर देंगे सारे तरह के रिसिप्ट से, चाहे वो बोरोइंग के थ्रू भी क्यों ना हो। फिजिकल डेफिसिट में बोरोइंग वाला पार्ट नहीं लेते हैं, यानी एक्सपेंडिचर लेंगे जिसमें से डेब्ट रीपेमेंट को, जो खर्च होगा गवर्नमेंट का, उसको हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, और रिसीट जब लेंगे तो जो बोरोइंग करके जो पैसा आएगा गवर्नमेंट का उसको हटा देंगे, तो क्या जाएगा, फिजिकल डेफिसिट। समझ में आए? हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। बजट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हो गया। बिल्कुल सही। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? तो रेवेन्यू जब वर्ड आ रहा है तो रेवेन्यू वाला सिर्फ लेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, सिर्फ रेवेन्यू वाला पार्ट ले लेंगे तो रेवेन्यू हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब देखिए, फिजिकल डेफिसिट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोरोइंग कितना हम ले रहे हैं, कितना रिपेमेंट करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिना बोरोइंग का हमारे पास कितना इनकम आएगा, है ना, और कितना हमको बोरोइंग के अलावा जो कुछ खर्च करना होगा, वो होता है फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, और एफआरबीएम एक्ट के तहत फिजिकल डेफिसिट को 3% से नीचे रखने का एक प्रोविजन है। एफआरबीएम एक्ट के तहत फिजिकल डेफिसिट स्टेट गवर्नमेंट का 3% से नीचे होना चाहिए, सेंटर का भी दिया था 3% से नीचे होना चाहिए। बिहार के लिए, कुछ स्टेट के लिए इसको एग्जेम्पशन दिया था, है ना, 5% के आसपास बोला था कि 5% के आसपास रख सकते हैं, कुछ एग्जेम्पशन दिया गया था, लेकिन फिजिकल डेफिसिट 3% से नीचे होना चाहिए, ये एफआरबीएम एक्ट के तहत था। तो फिजिकल डेफिसिट अभी कितना है 2022-23 के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं, है ना, 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए फिजिकल डेफिसिट कितना एस्टिमेट कर रहा है, 25,885 करोड़। कितना है, कितना जीएसडीपी का कितना है, 25,885 करोड़। ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये जो फिजिकल डेफिसिट 2022-23 के लिए कितना है, 25,885 करोड़, और ये जीएसडीपी का कितना है, 3.7% है ना। जीएसडीपी का कितना है, 3.7%, और एफआरबीएम एक्ट ने क्या बोला है कि 3% से नीचे रखना है, लेकिन ये कितना पहुंच गया, 3.7% पहुंच गया। जीएसडीपी का कितना परसेंट है फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट अच्छी बात नहीं है ना। फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या हुआ, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट बहुत कम हो गया, इसका मतलब एक्सपेंडिचर आपने कम कर दिया, और गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर कम होना मतलब वेलफेयर स्कीम आप नहीं ला रहे हैं, है ना, डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे हैं। डेफिसिट होना जरूर अच्छी बात है, खराब नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट, लेकिन एक लिमिट तक होना चाहिए, इतना कि इतना ना खर्च कर दें कि इसको चुकाने में ही, क्योंकि जो फिजिकल डेफिसिट है इसका मतलब एक्सपेंडिचर आप ज्यादा कर रहे हैं, इनकम आपके पास कम हो रहा है। अब वो इनकम आप कहां से करेंगे, कहां से लाएंगे? तो पहले क्या होता था, इसको कहा जाता था डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग करता था पहले गवर्नमेंट, उतना नोट छाप देता था, जो डिफरेंस आता था ना उतना का आरबीआई से कर्ज ले लेता था एक तरह से, और उतना नोट छाप के आरबीआई दे देता था कि इतना डिफरेंस है डेफिसिट का, लेकिन उस पर भी अब रोक लगाया गया है। तो फिजिकल डेफिसिट को बहुत ज्यादा नहीं कर देना है, 3% से ज्यादा मतलब कि आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, आपका कैपेसिटी है नहीं और ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा इसका मतलब कि आप एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो एक लिमिट में रखना है फिजिकल डेफिसिट को। डेफिसिट फाइनेंसिंग पहले करती थी गवर्नमेंट, है ना, आरबीआई के थ्रू। तो कितना है, 3.47% ऑफ जीएसडीपी, ये याद रख लीजिएगा डेटा।
और 21-22 का भी डेटा याद रखिएगा। 21-22 का जो डेटा है वो कितना है, 21-22 में कितना था जो एस्टिमेटेड है, 21-22 का एस्टिमेटेड डेटा, यानी बीच में आया होगा तो एस्टिमेटेड डेटा कितना है फिजिकल डेफिसिट का, 21-22 का एस्टिमेटेड डेटा कितना है फिजिकल डेफिसिट का 2.97%। एक मिनट, 11.31%, 11.31% है। रिवाइज डेटा कितना है 11.31% है। 2021-22 का एस्टिमेटेड डेटा कितना है 11.31% है, बहुत ज्यादा है। और पिछले साल के बजट में कितना किया था, पिछले साल के बजट में कितना एस्टिमेट किया था, रिवाइज एस्टिमेट में 11.31 दिख रहा है, लेकिन पिछले साल के बजट में कितना एस्टिमेट किया था 2.97 ओनली। तो पिछले साल के बजट में एस्टिमेट किया था 2.97, लेकिन अभी रिवाइज में कितना दिखा रहा है 11.31, बहुत ज्यादा। और इस साल के बजट में फिर कितना किया है 3.47। तो एस्टिमेटेड डेटा लिख लिए। उसके बाद 2021-22 का बजट में फिजिकल डेफिसिट कितना था 2.97। सर हेलो जीएसडी बोलिए। सर, बोले ये फिजिकल डेफिसिट का मतलब कि बढ़ना, मतलब ये गवर्नमेंट के लिए फायदा होगा या फिर नुकसान भी होगा सर? फायदा कैसे होगा, एक लिमिट के बाद बढ़ रहा है। डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, हाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर आपका हो रहा है, पैसा है नहीं, कहाँ से लाएंगे, कर्ज में रहेंगे ना, फिर आप बोरोइंग करेंगे उसको। अच्छा। तो फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा होना तो अच्छी बात नहीं है ना, बहुत कम होना भी अच्छी बात नहीं है। कम होना मतलब आप एक्सपेंडिचर ही नहीं कर रहे हैं, खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो वेलफेयर कैसे होगा लोगों का, गवर्नमेंट स्कीम आप बना नहीं रहे ना। तो एक लिमिट में, इसीलिए एफआरबीएम एक्ट ने बोला कि 3% तक आपको रखना है। और आपको पता है कि कर्ज के लिए भी फिक्स कर दिया, एफआरबीएम एक्ट ने बिहार गवर्नमेंट को कर्ज के लिए भी फिक्स कर दिया है। हर स्टेट को फिक्स कर देता है इतना परसेंट से ज्यादा नहीं कर्ज लेना है। कितना किया है 5%, अभी 5% है, मतलब जीएसडीपी का 5% से ज्यादा आप एक साल में कर्ज नहीं ले सकते हैं, यानी कि बहुत कुछ भी ले लिए कर्ज, है ना। हेलो और फिजिकल डेफिसिट, हाँ बोलिए। सर, ये जो एफआरबीए एक्ट है वो 2013 में आया है ना? नहीं, हाँ आया 2013 13 का में, है। लेकिन हाँ रिवाइज होता रहता है। अभी करंट में कौन सा है, अभी शायद 2021 में 2013 रिवाइज हुआ वाला है है। या 20 नहीं नहीं रिवाइज होता रहता है। अभी लेटेस्ट रिवीजन क्या है बता देते हैं अभी देखकर। एफआरबीएम सर कितना बताए थे इसका, कितना फिजिकल डेफिसिट बोला 3 पॉइंट? अभी 3.7%, कौन बोला, नहीं नहीं, एफआरबीएम एक्ट का सर रिकमेंडेशन जो वो तो है 3%, फिजिकल डेफिसिट का 3%, 3%। 3%। हाँ, ओके सर। और कर्ज का डेब्ट का रखा है 5%, मतलब जीएसडीपी का 5% से ज्यादा कर्ज आप नहीं ले सकते हैं फाइनेंशियल, है ना, ये भी लिमिट कर दिया है। बिहार का 5%, बिहार को 2% एक्स्ट्रा दिया है, अलाउ किया है, क्योंकि ये उस पेज में अभी डेवलपमेंट पेज में है, तो 2%, ऐसे 3% ही कर्ज होता है ना। अभी 2021 में हुआ है, मार्च 31 मार्च 2021 को रिवाइज हुआ है। ये एक्ट आया कब था सर? 2000 में आया था क्या सर एफआरबीएम? हेलो नहीं, सर, 2003 में, पहली ये जो पहली बार 2003 में। सर ये जो इसको बोलिए। फिजिकल जो बताया फिजिकल डेफिसिट 3% होगा, वो 2013 का है कि 21 का है? 21 का है, लेटेस्ट है। 21 का है। एक मिनट, अमेंडमेंट एक मिनट देख लेते हैं, अभी अमेंडमेंट हुआ है, उसमें क्या दे रहा है, 21 में हुआ है, 1 फरवरी 2021 को अमेंडमेंट हुआ है। तो ये देखिए, पता है जो एफआरबीएम जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है, तो गवर्नमेंट कभी पूरा नहीं करता है, वो क्या करता है ना, फिर से रिवाइज करवा देगा, फिर से वो अमेंड करके फिर से रिवाइज, क्योंकि कभी पूरा नहीं होता है। देख रहे हैं 11.31 आ रहा है, तो फिर से रिवीजन। तो अभी हम लेटेस्ट बता देते हैं आपको। जो 21 में रिवीजन हुआ है उसके अनुसार 9.5%,
एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, बोरोइंग फॉर द स्टेट्स, हाँ बोरोइंग फॉर द स्टेट्स कितना लिखा है 4% ऑफ जीएसडीपी फॉर द ईयर 21-22, पोर्शन ऑफ दिस सेलिंग विल बी मार्क्ड टू स्पेंड ऑन also be provided subject to condition, state will be expected to reach a fiscal deficit of 3%, हाँ फिजिकल डेफिसिट 3% है अभी भी, है ना, फिजिकल डेफिसिट अभी भी स्टेट्स के लिए 3% है ना, उतना ही रखना है और 2023-24 तक उसे अचीव करना है, रखना नहीं है, 2023-24 तक उसे अचीव करना है फिजिकल डेफिसिट को 3%, मतलब वहां आते आते आपको 3% हो जाना चाहिए फिजिकल डेफिसिट, है ना, 3% आपका फिजिकल डेफिसिट 23-24 तक, अभी लेटेस्ट है 2023-24 तक आपको हर स्टेट को फिजिकल डेफिसिट 3% कर लेना है, समझ में आया? हाँ ये सर, 2003 में आया था ना सर एफआरपीएम फिजिकल, पहली बार 2003 में आया था, लेकिन हर बार अमेंडमेंट करता रहता है क्योंकि वो अचीव नहीं कर पाता है, एक टारगेट फिक्स करता है कि यहाँ तक हमें ये फिजिकल डेफिसिट 3% वाला ले आना है, लेकिन वो कभी होता ही नहीं है तो उसको एक्सटेंड कर देता है कि अब जैसे 2023-24 तक बोल दिया है स्टेट्स के लिए 3% आप फिजिकल डेफिसिट कर लीजिए, ये बहुत पहले था लेकिन नहीं अचीव कर पाया कोई, वो बढ़ाता रहता है अमेंडमेंट करके, ये कहानी है ना। सर वो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना वो सही है इकोनॉमी के लिए? कैपिटल ज्यादा अच्छा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है ही क्योंकि एसेट क्रिएट होता है ना, एसेट क्रिएट होगा यस तो सर, उसे, हाँ एसेट क्रिएट हुआ तो एम्प्लॉयमेंट होगा, इंडस्ट्री डेवलप होगा, इकोनॉमी इनकम में बढ़ेगा, ग्रोथ होगा सर। इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, ऑब्वियसली होगा। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, कैपिटल का मतलब क्या होता है पूंजी, पूंजी में लगा रहे हैं तो इनकम तो बढ़ेगा ही ना, पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना, इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी, है ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो होना चाहिए, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा फोकस रहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया जाए। कम किया सर? हम्म, सर ग्रोथ बोलिए। और डेवलपमेंट सर दोनों एक है या अलग है? नहीं अलग है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव टर्म है ना, बट डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव टर्म है ना, ग्रोथ क्वालिटेटिव। क्वांटिटी है, हाँ क्वांटिटी है, जैसे 10% ग्रोथ हुआ, बट उस ग्रोथ का फायदा अगर पॉपुलेशन तक नहीं पहुंचा, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा या उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं हुआ, हेल्थ अच्छा नहीं हुआ, एजुकेशन नहीं हो, तो डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। डेवलपमेंट का मतलब क्वालिटेटिव है ना, जैसे इंडिया में ग्रोथ बहुत अच्छा है लेकिन लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छा नहीं है ना, एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो ये क्वालिटेटिव जो ग्रोथ होता है उसको कहते हैं डेवलपमेंट, वो एचडीआई इंडेक्स के द्वारा डिसाइड होता है। एचडीआई इंडेक्स कैसा है ना, ह्यूमन यस सर। डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा डेवलपमेंट डिसाइड होता है। सर इस बार हमारा तो सर एचडीआई इंडिया का रैंक आया है 132, पहले था 132 131, अब 132 आ गया। बढ़े और खराब हो गया है ना, तो यानी ग्रोथ हम कर रहे हैं, यस। ग्रोथ लेवल पे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, ग्रोथ लेवल पे हम ट्रिलियन, अभी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है और 2030 तक हमारा टारगेट है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, है ना, तो ये ग्रोथ हुआ जो नंबर्स देख रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, एचडीआई इंडेक्स में हम पीछे जा रहे हैं, यानी हमारा डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो रहा है। 3 इंडिकेटर पर सर मेजर किया जाता है, एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यस राइट, वो डिस्कस करेंगे एक आध मतलब आगे जो क्लास लेंगे इकोनॉमी का, वो वैसे ही अप्लाइड इकोनॉमी पढ़ेंगे, है ना, तो उसको टॉपिक जो है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ फिजिकल डेफिनेशन समझ में आ गया, और एफआरबीएम एक्ट के तहत लिख, हाँ इसको लिख लीजिएगा, एफआरबीएम एक्ट के तहत, एज पर द एफआरबीएम एक्ट, है ना, लेटेस्ट 2021 में, लेकिन एफआरबीएम एक्ट ही लिखेंगे इसको, लेटेस्ट 2021 में अमेंड हुआ है, 10 के has to achieve fiscal deficit of 3% by 2023-24।
ठीक है। हेलो हम्म। सर, ये 3% जीडीपी का है? जीएसडीपी का, जीएसडीपी। नहीं सर, सर सेंटर के लिए तो जीडीपी का होगा ना। हाँ, सेंटर के का लिए भी इतना ही जीडीपी है। का। हाँ 3%। पहले 20-21 तक है का ही था, लेकिन हम लोग अचीव नहीं कर पाए इसको। सर एक तो गवर्नमेंट एक्सटेंड करते रहती है। हाँ, क्योंकि अचीव नहीं कर पाए ना। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से रखा है। पहले सर इसको 8-9 था, 8-9 से कर दिया था, कितना 21-22 सर। तो अभी फिलहाल इतना ही रखिए और नेक्स्ट डेटा चलते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट याद कर लीजिएगा बिहार का अभी कितना है, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना एस्टिमेट किया है, 3.7%, है ना। और जो 21-22 का जो एस्टिमेट डेटा है, एस्टिमेट भी पूछ सकता है, रिवाइज एस्टिमेट जो बीच में होता है, वो 11.9% आ रहा है, बहुत ज्यादा है 11.9%, क्योंकि पिछले बजट में कितना रखा था, 21-22 वाले बजट में 2.97 ओनली, और आया है 2.97%। हाँ, और आ रहा है बीच में, मिड में, अभी फाइनल डेटा तो है नहीं है, रिवाइज एस्टिमेट है उसके हिसाब से 11 पॉइंट, बहुत ज्यादा है, और इस बार रखा है 3.7। सर इकोनॉमिक बोलिए। सर्वे में फिजिकल डेफिसिट सर नहीं लिखवाए थे, कितना हुआ है? अच्छा, नहीं तो 20-21 का आया होगा ना, 20-21 का जान के क्या हाँ। करेंगे, अभी इसका फाइनल डेटा नहीं आया ना। नहीं नहीं, 20-21 तो का सर पिछले उसका बार पूछ पूछा था। सकता है ना सर प्रीवियस ईयर का कि कितना वो था? पूछ चुका है, इसी बार पूछा था, जो कैंसिल हुआ एग्जाम उसमें पूछा था, 6.9 है, 6.9%। वो अब नहीं पूछेगा, एक बार पूछ गया है ना, अच्छा। 20-21 का पूछ लिया वो तो तो उसी पिछले का साल का है पूछा इसका। होगा ना सर। हाँ 20-21 का, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में तो 20-21 का ही डेटा आता है ना, तो वो 6.9% था, वो पूछ चुका है, इसी बार तो आया था क्वेश्चन। मुझे तो याद भी नहीं था, मैं तो ऐसे ही मार दिया कि इतना ही होगा था, इससे ज्यादा इसका वो नहीं है कम करने का। ठीक है, तो अब देखिए इसमें और क्या डेटा इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू डेफिसिट नहीं, फिजिकल डेफिसिट ही पूछता है, जो कि 5.9% रहा, 6.9% था 20-21 का, है ना, बाकी तो बताया ही। पॉलिसी हाइलाइट्स, देखिए पॉलिसी हाइलाइट्स में कुछ है, बिहार शुगर केन के लिए एग्रीकल्चर में देखते हैं, पहले वाटर है ना, पॉलिसी हाइलाइट में वाटर है। वाटर मतलब इस बार के बजट का पॉलिसी हाइलाइट क्या है, बजट पॉलिसी का हाइलाइट क्या है, वो है वाटर और एग्रीकल्चर, है ना, वाटर और एग्रीकल्चर। ठीक है, वाटर और एग्रीकल्चर है, तो वाटर में क्या है पॉलिसी में, है ना, पॉलिसी हाइलाइट में, पॉलिसी हाइलाइट में क्या है, वाटर, वाटर के लिए क्या पॉलिसी इसमें आया है इस बजट में, अभी तो बताया ठीक तो है। सर, जल शक्ति का कुछ। हाँ, जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली अभियान, वो तो है ही।
ये एक तो है अल्टरनेटिव वाटर रिसोर्सेज, है ना, अल्टरनेटिव वाटर रिसोर्सेज हार्नेसिंग सर्विस, है ना, अल्टरनेटिव वाटर रिसोर्सेज बनाया जाएगा, जो कैसे बनेगा, हार्नेसिंग सरफेस वाटर, सरफेस वाटर जो है ना उसको हार्नेस करते हैं। सरफेस वाटर तो रेन जो होता है उसको सरफेस वाटर जो जाता है उसको हार्नेस करके अल्टरनेटिव वाटर रिसोर्स तैयार किया जाएगा, है ना, जिससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में फायदा होगा। तो इस पे हमारा फोकस है इस बार बजट का, अल्टरनेटिव वाटर रिसोर्सेज टू हार्नेस सरफेस वाटर, है ना, which is useful for groundwater recharge, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अल्टरनेटिव वाटर सोर्स बनाएगा, जैसे कि गड्ढा उड्ढा खोद दिया या हर घर के ऊपर टैंक बना दिया, है ना, रेन वाटर उसमें कलेक्ट हुआ और उससे क्या किया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया। इसके लिए काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए बहुत जरूरी था, ग्राउंड वाटर की कमी आ रही है बिहार में भी। हाँ बोलिए। अल्टरनेटिव वाटर रिसोर्सेज के बाद क्या लिखे है तू? रिसोर्सेज रिन्यूएबल है, टू हार्नेस सरफेस वाटर which is useful for ground water recharge, to harness surface water, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वाटर के क्षेत्र में जो पॉलिसी हाईलाइट में इस बजट का वाटर और एग्रीकल्चर है हमारा फोकस, ठीक है। ठीक है, तो दो तीन चीज पे ध्यान देगा, एक तो अल्टरनेटिव वाटर रिसोर्स बनाएगा, दूसरा मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करेगा, मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप होगा, मॉनिटरिंग सिस्टम विल बी डेवलप to monitor water supply scheme, जैसे है ना हर घर जल गली ऐसे करके है बिहार में, हर घर जल नहीं, नल गली योजना करके ऐसे करके है ना बिहार सरकार की योजना। यार हर घर नल का जल एक है ना, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। बिहार गवर्नमेंट ने बोला है कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करेगा, है ना, टू मॉनिटर वाटर सप्लाई स्कीम, जितने भी वाटर सप्लाई स्कीम है, एक स्कीम है याद नहीं आ रहा है मुझे, नल ऐसे करके है, नल गली योजना करके, नाली गली ऐसे करके नल गली योजना करके है, उसमें नल लगाना है, ठीक है। उसके बाद और क्या करेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल चेंज के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करेगा, अवेयरनेस क्रिएशन फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, हम लोग बहुत वेस्ट करते हैं ना, फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, पानी वेस्ट होता है, ठीक है, फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, ये तीन चीजें करने वाला है वाटर के क्षेत्र में। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या है, शुगर केन को फोकस किया गया है इस बजट में, है ना। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या है सर, लास्ट में क्या लिखे हैं सर? हेलो, अवेयरनेस क्रिएशन फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, अवेयरनेस क्रिएशन फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या है, एग्रीकल्चर में शुगर केन को प्रमोट करना है, तो शुगर केन के लिए बिहार शुगर केन इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी
लाया जा रहा है ना, बिहार शुगर केन इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, बिहार शुगर केन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, ठीक है। ये पॉलिसी पहले से ही बना हुआ था, बस इस पे बस इम्प्लीमेंट करेगा इसको, वो करेगा है ना, फोकस करेगा। एनिमल हेल्थ सर्विस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एनिमल हेल्थ सर्विसेज, एनिमल हेल्थ, जैसे कि वेटनरी जो होता है, वेटनरी होता है ना हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर एनिमल हेल्थ सर्विसेज। हाँ सर क्या लिखे, बिहार शुगर केयर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। उसके अलावा कैटल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, कैटल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, कैटल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन विल बी सेटअप। ऐसे करके बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑप्शन देके, इस बजट में क्या क्या है ना। तो कैटल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन विल बी सेटअप। कैटल डेवलपमेंट मतलब उनकी ब्रीडिंग कराने के लिए, उनको पालने के लिए, उनको और मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा सात निश्चय योजना 2 के तहत फिशरी अंडर सात निश्चय योजना 2 फिशरी, बताया था ना फिशरी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, तो बताया थे। सात निश्चय योजना एक बार फिर से बता दीजिए ना। सात निश्चय योजना पढ़ाएंगे कल परसों में, है ना। नेक्स्ट क्लास में सात निश्चय योजना करेंगे हम लोग, 2 जो योजना है। सर उससे जो रिलेटेड प्रोग्राम स्कीम्स है वो भी बताते चलिएगा साथ में। ठीक है। अंडर सात निश्चय योजना 2 द फिशरी विल बी प्रमोटेड, फिशरी सेक्टर को प्रमोट करेगा। सात निश्चय योजना 2 है ना। 52 बाजार प्रांगण, हाँ 52 बाजार प्रांगण मतलब एक बाजार होगा, मार्केट होगा, एक प्रांगण टाइप का बहुत बड़ा मार्केट बनाया जाएगा। प्रांगण विल बी डेवलप्ड, है ना। 52 बाजार, 54 है, 54 है, 54 बाजार प्रांगण डेवलप किया जाएगा। तो बाजार प्रांगण क्या हो जाएगा सर इसमें? हेलो, बाजार मतलब मार्केट, बाजार मतलब मार्केट, प्रांगण मतलब मार्केट प्लेस होता है ना, बहुत बड़े बड़े मार्केट का जगह बनाता है जहाँ पे हर तरह के सामान बिकती है, खासकर एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ पे सब्जी बिकेगा, फल बिकेगा, है ना। बाजार एक क्रिएट अच्छा करेगा। ठीक है। आगे देखें,
आगे देखिए कुछ डेटा है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। डेटा ही डेटा है, काफी ज्यादा ही है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें, बस 2-3 डेटा और है। जैसे कि जीएसडीपी हमने देखा कितना है, ग्रोथ हमने देखा ना। फाइनल डेटा का ग्रोथ देख लेते हैं। कल हमने देखा था फाइनल डेटा का ग्रोथ, है ना, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। कंट्रीब्यूशन, हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने बताया था कल कि कंट्रीब्यूशन वाला मैं बताऊंगा किसमें किसका किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा 20-21 में। 20-21 में किस सेक्टर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, है ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स in GSDP of बिहार in 2020-21 का फाइनल डेटा है हमारे पास। 20-21 का फाइनल डेटा है एट करेंट प्राइसेस। करेंट प्राइस याद रखिएगा, एट करेंट प्राइसेस। करेंट प्राइसेस पे निकाल रहे हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा 2020-21 में करेंट प्राइस पे 24%। अच्छा है ये 24%। सेकेंडरी का 15%। ये हमारा अच्छा नहीं है ना। सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की सबसे ज्यादा कैपेसिटी इसी में होती है 15%। और थर्ड क्या है, टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर 61%। ये 20-21 का डेटा है, याद रखिएगा। 20-21 में जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है, 20-21 का जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है। प्राइमरी सेक्टर 24%, सेकेंडरी सेक्टर 15%, सर्विस सेक्टर 61%। ओके, बाकी डेटा अब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इतना ही है ना। दिस इज ऑल अबाउट बजट ऑफ बिहार। सर एस्टिमेट भी कितना है सर कि अगले साल इतना होगा इसका शेयर? बजट तो एस्टिमेट ही है ना। नहीं नहीं सर, मतलब जैसे इसका शेयर लिखिए ना, प्राइमरी का इतना शेयर रहा नहीं पिछले साल। नहीं, एस्टिमेट नहीं पूछेगा, तो फाइनल डेटा वही पूछेगा, है ना। ठीक है, ओके सर।